नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन में आज बात होगी सुप्रीम कोर्ट की केंद्र से नाराजगी की, किसानों को लेकर बीजेपी में होते दो फाड़ की, राहुल गांधी की मोदी सरकार को चेतावनी की, जानेंगे क्यों संघ बना बीजेपी विरोधी, जम्मू कश्मीर में बीजेपी को क्यों नहीं मोदी पर भरोसा, बात करेंगे बंगाल उपचुनाव में कांग्रेस की नीति की और बुलेटिन के आखिर में बात अफगानिस्तान में तालिबान से मोर्चा लेने वाले सालेह की। लेकिन तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। उत्तराखंड हाई कोर्ट के फिजिकल सुनवाई वाले फैसले पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, बार काउंसिल को जारी किया नोटिस। हाई कोर्ट ने 24 अगस्त से फिजिकल सुनवाई करने का किया था फैसला। कांग्रेस के बाद अब पंजाब में आप के अंदर शुरू हुई लड़ाई, सीएम पद की उम्मीदवारी को लेकर भगवंत मान ने ठोका दावा, जल्द ही सीएम उम्मीदवार घोषित करने की मांग। महाराष्ट्र सरकार ने धार्मिक और राजनीतिक कार्यक्रमों पर लगाई रोक, सीएम उद्धव ठाकरे बोले लोगों के जीवन से बढ़कर कुछ नहीं, अगले 2 महीने में पड़ रहे हैं कई त्योहार। शेयर बाजार में आई 167 अंकों की तेजी के साथ 58,297 पर पहुंचा सेंसेक्स, निफ्टी में आई 54 अंकों की तेजी के साथ 17,378 पर पहुंचा निफ्टी। सुर्खियों के बाद अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। जनता की गुहार पर तो सरकार में पहले ही सुनवाई आसानी से नहीं होती थी, लेकिन अब तो सुप्रीम कोर्ट के निर्देश भी अनसुने हो रहे हैं। ये हैरानी वाली बात है। ट्रिब्यूनल में खाली पदों पर नियुक्ति को लेकर सुप्रीम कोर्ट सरकार को निर्देश दे रहा है, लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों की अनसुनी कर रही है, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई है। देखिए इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को केंद्र सरकार पर तल्ख टिप्पणी करते हुए ट्राइब्यूनल में नियुक्तियों को लेकर हो रही देरी पर केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सीजेआई एनवी रमन ने कहा कि हमें लगता है कि सरकार को इस अदालत के लिए कोई सम्मान नहीं है, ऐसा लगता है कि आप हमारे धैर्य की परीक्षा ले रहे हैं। कोर्ट ने सरकार को जरूरी नियुक्तियां करने के लिए 1 हफ्ते का समय देते हुए नोटिस जारी किया है। ट्राइब्यूनल सुधार कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सरकार का यह रवैया न्यायिक संस्थाओं को कमजोर बना रहा है। कोर्ट ने ये बातें ट्रिब्यूनल में खाली वैकेंसी न भरे जाने और ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट पास न किए जाने पर की है। ट्रिब्यूनल को लेकर चीफ जस्टिस एनवी रमन, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस एल नागेश्वर राव ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से पूछा, अब तक कितने लोगों को अपॉइंट किया गया है? आपने कहा था कि कुछ लोगों का अपॉइंटमेंट हुआ था, कहाँ है ये अपॉइंटमेंट? सरकार अपॉइंटमेंट न करके ट्रिब्यूनल को शक्तिहीन बना रही है। कई ट्रिब्यूनल तो बंद होने के कगार पर हैं। हम इन हालात से बेहद नाखुश हैं। सरकार की कार्यशैली को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट की नाराजगी बढ़ती जा रही है। अब तुषार मेहता ने कोर्ट से 2 से 3 दिन की मोहलत मांगी है। तुषार मेहता की बात पर गौर करते हुए अदालत ने उन्हें 13 सितंबर तक का समय दे दिया है और कहा कि उम्मीद है कि तब तक अपॉइंटमेंट हो जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट एक बार पहले भी सरकार की फटकार लगा चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने एक बार सुनवाई के दौरान कहा था कि क्या केंद्र देश के सभी ट्रिब्यूनल को बंद करना चाहता है। अब इस मामले की अगली सुनवाई पर क्या होता है ये तो वक्त ही बताएगा। सरकार के इस रवैये से सुप्रीम कोर्ट खासा नाराज है। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि उसके धैर्य की परीक्षा नहीं ली जाए। सरकार धैर्य की परीक्षा तो किसानों की भी ले रही है। 9 महीने से अधिक समय हो चुका है और किसानों के आंदोलन को, लेकिन ना तो सरकार किसानों से बात कर रही है और ना ही उनकी मांग मान रही है। किसानों की बढ़ती नाराजगी का असर अब बीजेपी के अंदर भी महसूस किया जा रहा है। पार्टी नेता ही किसानों के पक्ष में आते दिख रहे हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं और प्रदेश में बीजेपी विरोधी माहौल बनता देख बीजेपी कार्यकर्ताओं की नींदें उड़ गई हैं, क्योंकि महामारी ने पहले ही योगी सरकार की छवि धूमिल कर दी थी। अब इस महापंचायत ने भी कहीं ना कहीं बीजेपी पर ही निशाना साधा गया, लेकिन सरकार का इस ओर कोई ध्यान नहीं है और वो अपने फैसले पर अडिग है, जबकि विपक्ष खुलकर किसानों का समर्थन कर रहा है। जहां सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो वहीं बीजेपी के ही कुछ लोगों को इस महापंचायत से चुनावों में नुकसान होने का डर सताने लगा है, जिस कारण से अब वो किसानों की वकालत करते नजर आ रहे हैं। यानी किसानों के आंदोलन को लेकर बीजेपी चुनावी नफा नुकसान पर बटी हुई नजर आ रही है। जहां एक और पार्टी के कुछ नेताओं को लगता है कि 3 कृषि कानूनों को लेकर अड़े अन्नदाताओं के मुद्दे चुनावी संभावनाओं पर असर नहीं डाल पाएंगे, वहीं पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी का कुछ और ही मानना है। उन्होंने इस मसले पर किसानों से बातचीत की वकालत की है। 5 सितंबर 2021 को मुजफ्फरनगर में हुई किसान महापंचायत के बाद बीजेपी के कुछ सांसदों का मानना है कि इस आंदोलन को किसानों का समर्थन नहीं मिल रहा है, बल्कि उनका कहना है कि टिकैत अपने समर्थकों को ही खो रहे हैं। इस आंदोलन का थोड़ा बहुत असर हो सकता है, लेकिन उतना
उतना नहीं जितना विपक्ष सोच रहा है। लेकिन इसके उलट सांसद वरुण गांधी ने किसानों को अपना ही भाई बंधु बताया और कहा कि सरकार को उनसे दोबारा बातचीत करनी चाहिए ताकि सर्वमान्य हल तक पहुंचा जा सके। गांधी ने कार्यक्रम स्थल पर जुटे किसानों की भीड़ से जुड़ा एक वीडियो ट्विटर पर साझा करते हुए लिखा, मुजफ्फरनगर में विरोध प्रदर्शन के लिए लाखों किसान इकट्ठा हुए। वे हमारे अपने ही हैं। हमें उनके साथ सम्मानजनक तरीके से फिर से बातचीत करनी चाहिए और उनकी पीड़ा समझनी चाहिए, उनके विचार जानने चाहिए और किसी समझौते तक पहुंचने के लिए उनके साथ मिलकर काम करना चाहिए। वरुण गांधी की मां मेनका ने भी उनकी बात से सहमति व्यक्त करते हुए वरुण के ट्वीट को रीट्वीट किया। गौरतलब है कि गांधी परिवार से होने के बावजूद वरुण गांधी और मेनका गांधी हमेशा कांग्रेस विरोधी रहे हैं, लेकिन किसानों के मुद्दे पर पूरा गांधी परिवार एकजुट नजर आ रहा है। उससे भी बड़ी बात है कि किसानों के मुद्दे पर बीजेपी के अंदर ही एक मत नहीं है। ऐसे में सरकार को किसानों को नजरअंदाज करना भारी पड़ सकता है। सरकार किसानों की बात नहीं सुन रही है तो बीजेपी को चुनावों में नुकसान का डर सताने लगा है। वरुण गांधी बीजेपी सांसद हैं, लेकिन वो अपनी ही सरकार की नीति से नाराज दिख रहे हैं। तो दूसरी ओर विपक्ष पहले ही किसानों के साथ मजबूती से खड़ा है। राहुल गांधी ने भी किसानों की ताकत का एहसास दिलाते हुए सरकार को चेतावनी दी है और किसानों के समर्थन में एक बार फिर ट्वीट किया है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन को 9 महीने से अधिक का समय हो चुका है, लेकिन किसानों की मांग पूरी नहीं हो रही है, जिसके चलते किसानों ने अपना आंदोलन तेज कर दिया है। बीते दिन उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किसानों ने महापंचायत का आयोजन किया, जहां पर लाखों की संख्या में किसान इकट्ठे हुए। अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने किसान आंदोलन की एक तस्वीर साझा करते हुए ट्वीट किया है। दरअसल कांग्रेस सरकार को घेरने के लिए सोशल मीडिया का भरपूर इस्तेमाल कर रही है और सरकार के खिलाफ लगभग हर मुद्दे पर सोशल मीडिया पर अभियान चला रही है। उसी कड़ी में कांग्रेस ने किसानों का समर्थन करते हुए #FarmersProtest नाम का एक हैशटैग चलाया है, जिसमें बहुत से लोग ट्वीट कर किसानों को अपना समर्थन दे रहे हैं। अब राहुल गांधी ने भी सरकार को किसानों की ताकत का एहसास दिलाते हुए चेतावनी दी है और #FarmersProtest में ट्वीट किया है, डटा है, निडर है, इधर है भारत भाग्य विधाता। इसके अलावा ट्विटर के आधिकारिक हैंडल से भी इस हैशटैग में ट्वीट किए गए और सरकार पर निशाना साधा गया है। मोदी सरकार द्वारा किसानों को डराने, परेशान करने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। सत्याग्रही किसान अपनी मांगों को लेकर निडरता से खड़ा है। विपक्ष के साथ साथ अब तो बीजेपी के लोग भी किसानों का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में सरकार कब तक अपनी जिद पर अड़ी रहेगी, ये देखने वाली बात होगी। कृषि बिल हो, पेगासस कांड हो या राष्ट्रीय मौद्रीकरण योजना, कांग्रेस सांसद राहुल गांधी सरकार को घेरने का मौका नहीं छोड़ते और हर मुद्दे पर सरकार का विरोध करते नजर आते हैं। लेकिन राष्ट्रीय मौद्रीकरण योजना पर तो सरकार के अपने ही उनका विरोध कर रहे हैं। कौन लोग सरकार के इस फैसले से हैं नाखुश और कैसे कर रहे हैं विरोध, जानिए इस रिपोर्ट में। नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोग्राम को लेकर विपक्ष का विरोध झेल रही केंद्र सरकार अब अपनों के निशाने पर भी आ गई है। दरअसल बीते महीने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 6 लाख करोड़ रुपए की राष्ट्रीय मौद्रीकरण योजना की घोषणा की थी। इसके तहत साल 2022 से 2025 के बीच रेल, सड़क और बिजली क्षेत्र की बुनियादी ढांचा संपत्तियों का मौद्रीकरण किया जाएगा। इस स्कीम के तहत 15 रेलवे स्टेडियम, 25 एयरपोर्ट और 160 माइनिंग प्रोजेक्ट को मोनेटाइज किया जाएगा। वित्त मंत्री ने अपने बयान में कहा था कि इन सभी पर मालिकाना हक सरकार का बना रहेगा। हम कुछ भी बेच नहीं रहे हैं। एक समय बाद ये सारी संपत्तियां वापस हो जाएंगी। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े संगठनों ने इस योजना के अलावा महंगाई और तालिबान जैसे मुद्दों पर सरकार के काम से नाखुश होकर भारतीय मजदूर संघ से नाराजगी जाहिर की है। BMS के नेशनल एग्जीक्यूटिव ने पहले ही बढ़ती महंगाई के खिलाफ प्रस्ताव पास किया था और सरकार से तुरंत इसे रोकने के लिए कदम उठाने की मांग भी की थी। अब केंद्र सरकार के फैसलों से असंतुष्ट और नाखुश BMS ने ऐलान किया है कि वो 9 सितंबर को महंगाई के खिलाफ देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करेंगे। इसके अलावा BMS 2 नवंबर को नेशनल मोनेटाइजेशन प्रोग्राम के खिलाफ भी देशव्यापी प्रदर्शन करेगी। साथ ही RSS से जुड़े एक और संगठन स्वदेश जागरण मंच ने भी केंद्र सरकार के इस प्रोग्राम की आलोचना की है। विपक्ष तो पहले ही सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहा था। अब संघ से जुड़े संगठनों के ऐलान के बाद से सरकार के लिए मुश्किल बढ़ती नजर आ रही है। अब मोदी सरकार इसको लेकर क्या फैसला लेती है, ये देखना होगा। RSS भी अब मोदी सरकार से नाखुश है और उनके फैसले का विरोध कर रही है, जिससे ये पता चलता है कि कहीं ना कहीं PM मोदी की लोकप्रियता कम हो रही है और लगता है कि मोदी की घटती लोकप्रियता पर जम्मू कश्मीर की BJP इकाई ने अपनी मुहर भी लगा दी है। पार्टी की बैठक में साफ संदेश था कि आगामी 5 राज्यों के विधानसभा के चुनावों में इस बार मोदी के सहारे ना रहें, क्योंकि मोदी सरकार से जनता नाराज है। साल 2014 से लेकर अब तक जितने भी चुनाव हुए हैं, BJP ने केवल PM मोदी का चेहरा आगे रखा
रखा है। लोकसभा से लेकर विधानसभा का चुनाव बीजेपी मोदी के नाम पर लड़ती आई है, लेकिन क्या 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में मोदी मैजिक बीजेपी को जीत दिला पाएगा? क्या मोदी लहर पर सवार होकर मिलेगी जीत? ये सवाल सियासी गलियारों में तब से उठाए जा रहे हैं जब से बीजेपी के दिग्गजों ने ही पार्टी के लिए खतरे की घंटी बजाई है। जम्मू के RS पुरा में बीजेपी की ओर से आयोजित बुद्धिजीवियों की बैठक में पार्टी की नीति पर सवाल उठाए गए हैं। बैठक में क्षेत्र के बुद्धिजीवियों ने कहा कि आगामी चुनाव में बीजेपी इस बार मोदी लहर के सहारे न रहे, क्योंकि सरकार की नीतियों से जनता नाराज है। बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार ने कोई भी नीति नहीं बनाई है, कई काम अधर में लटके हैं। दरअसल केंद्र की बीजेपी सरकार सही दिशा में जा रही है या फिर इसमें सुधार करने की जरूरत है? इस सवाल को लेकर जम्मू कश्मीर में बीजेपी इकाई की तरफ से बुद्धिजीवियों के साथ बैठक कर उनकी राय जानी गई थी। इस मीटिंग में कहा गया कि आम जनता बीजेपी के फैसले से काफी दुखी है। पेट्रोल, डीजल, गैस सिलेंडर और खाद्य सामग्रियों की कीमतें बेतहाशा बढ़ रही हैं। इसने आम लोगों का बजट बिगाड़ कर रख दिया है। बुद्धिजीवियों की बैठक के बाद एक रिपोर्ट तैयार की गई। कहा जा रहा है कि ये रिपोर्ट बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व के सामने भी पहुंची है। खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जादू न चलने की बात सामने आने के बाद पार्टी नेतृत्व और RSS की चिंताएं बढ़ी हैं। यानी साफ है कि मोदी लहर पर अब बीजेपी नेता ही सवाल उठाने लगे हैं। ऐसे में देखना होगा कि इस रिपोर्ट के बाद क्या पार्टी मोदी मैजिक के सहारे ही बैठेगी या फिर चेहरा बदलेगी। 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा की तैयारियों में सभी पार्टियां जुटी हुई हैं। अब जीत किसकी होगी वो तो अगले साल पता चलेगा, लेकिन फिलहाल सभी की नजरें टिकी हैं पश्चिम बंगाल में होने वाले उपचुनाव पर, जो 30 सितंबर को होने हैं और इन चुनावों के नतीजे 30 अक्टूबर को आ जाएंगे। अब इन चुनावों में क्या है कांग्रेस की रणनीति, देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में उपचुनावों की घोषणा हो चुकी है, जिसके बाद से ही ममता बनर्जी चुनावों की तैयारियों में जुट गई हैं। ममता इन उपचुनावों में कोई भी कमी नहीं छोड़ना चाहती हैं। इसी बीच मोदी सरकार के खिलाफ विपक्षी एकजुटता का फायदा अब ममता बनर्जी को पश्चिम बंगाल में भी मिलता दिख रहा है। बंगाल में होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस ने विपक्षी एकता का हवाला देते हुए ममता के खिलाफ उम्मीदवार उतारने से मना कर दिया है। पार्टी ने साफ कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में बीजेपी की रणनीति को फेल करने के लिए वो अपना उम्मीदवार नहीं उतारेगी और उपचुनावों में ममता बनर्जी का समर्थन करेगी। कांग्रेस ने भले ही ममता का साथ देने का ऐलान कर दिया हो, लेकिन बीजेपी ममता की राह को मुश्किल बनाने में जुट गई है। बीजेपी पश्चिम बंगाल में पार्टी के किसी दिग्गज पर दाव लगाने की तैयारी कर रही है। इसके अलावा किसी सेलिब्रिटी को भी ममता के खिलाफ भवानीपुर सीट से उतारने की संभावनाओं पर चर्चा चल रही है। बीजेपी ने साफ कर दिया है कि वो भवानीपुर सीट से पूरी ताकत से चुनाव लड़ेगी। दूसरी ओर वाम मोर्चे ने भी अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन वाम मोर्चे की तरफ से भी संकेत यही है कि पार्टी भवानीपुर सीट से अपना उम्मीदवार उतारेगी, लेकिन पार्टी उपचुनावों में ममता को हराने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाएगी। इस पर जरूर सवाल है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में वाम मोर्चा और कांग्रेस के बीच गठबंधन हुआ था, लेकिन चुनावों में मिली हार के बाद से दोनों ही दलों की ओर से हार के लिए गठबंधन को ही जिम्मेदार बताया जा रहा था। इसीलिए वाम मोर्चा और कांग्रेस उपचुनाव में अलग अलग दिखाई दे सकते हैं। वामपंथी दलों की चिंता इस बात को लेकर भी है कि वो बंगाल में लगातार कमजोर होते जा रहे हैं। आजादी के बाद पहली बार पश्चिम बंगाल विधानसभा में वामपंथी पार्टियों का एक भी प्रतिनिधि नहीं है। और बुलेटिन के आखिर में बात अफगानिस्तान में पल पल बदलती स्थिति की। अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद तालिबान खुद को मजबूत कर रहा है। लगातार विरोध के बाद भी तालिबान ने पंजशीर पर अपना कब्जा कर लिया है। हालांकि दावा किया जा रहा है कि तालिबान ने कोई कब्जा नहीं किया। इसी बीच अफगानिस्तान की रक्षा और उसका जिम्मा उठाने का दावा करने वाले अमरुल्लाह सालेह अचानक गायब हो गए हैं। तो कहां गए सालेह? क्या तालिबान से सालेह ने मान ली है हार? जानिए इस रिपोर्ट में। अमेरिकी सैनिकों की वापसी तक अफगानिस्तान का पंजशीर एकमात्र ऐसा इलाका था जहां तालिबान ने कब्जा नहीं किया था। लगातार यहां विरोध किया जा रहा था, लेकिन आज तालिबान ने दावा किया कि उसने पंजशीर पर भी अपना कब्जा कर लिया है। लेकिन तालिबान के दावे को अफगानिस्तान में रेजिडेंट फोर्स के प्रवक्ता अली मैसम नजारी ने गलत बताया है और ट्वीट करते हुए कहा कि पंजशीर अभी तालिबान के हाथ नहीं लगा है। इसी बीच बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान के पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह देश छोड़कर भाग गए हैं। बता दें कि ये वही सालेह हैं जिन्होंने पूर्व राष्ट्रपति अशरफ गनी के देश छोड़ने के बाद खुद को वैध कार्यवाहक राष्ट्रपति घोषित किया था। उन्होंने अफगानिस्तान के संविधान का हवाला देते हुए कहा था कि यदि राष्ट्रपति अनुपस्थित रहता है, भाग जाता है, इस्तीफा दे देता है या अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो जाता है, तो प्रथम उपराष्ट्रपति स्वतः ही वैध कार्यवाहक राष्ट्रपति बन जाता है। और अब सालेह खुद ही देश छोड़कर भाग गए हैं।
कहा जा रहा है कि सालेह ताजिकिस्तान भाग गए हैं, लेकिन कहा यह भी जा रहा है कि वे अफगानिस्तान में ही गुप्त इलाके में हैं और वे ठीक हैं। आमतौर पर सोशल मीडिया पर एक्टिव रहने वाले सालेह ने अपनी लोकेशन और पंजशीर के हालात को लेकर कोई जानकारी नहीं दी है। पंजशीर घाटी पर कब्जा जमाने के बाद तालिबान ने अफगानिस्तान में उसके राज के खिलाफ विद्रोह करने वालों को कड़ी चेतावनी दी है। तालिबान ने कहा है कि यदि कोई भी विद्रोह करता है तो उसे बख्शा नहीं जाएगा और करारा हमला किया जाएगा। इसके अलावा तालिबान के प्रवक्ता ने सरकार के गठन को लेकर कहा कि अभी अफगानिस्तान में एक अंतरिम सरकार का ही गठन किया जाएगा, जिसमें बाद में बदलाव किए जा सकते हैं। दरअसल तालिबान के ही अलग अलग गुटों में सत्ता बंटवारे को लेकर लड़ाई देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से तालिबान सरकार का गठन टलता जा रहा है। इससे पहले तालिबान ने दावा किया था कि प्लान तैयार कर लिया गया है, औपचारिक घोषणा होनी बाकी है, लेकिन अब कुछ और ही देखने को मिल रहा है। इसी वजह से तालिबान ने फिलहाल अंतरिम सरकार बनाने का निर्णय लिया है ताकि स्थायी सरकार के गठन के लिए वक्त मिल सके। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।